धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झालावाड़ के भवानी मंडी राजकीय चिकित्सालय पर फिर लगा धोखाधड़ी का आरोप। अस्पताल के कंपाउंडर पर रिश्वत लेकर इलाज करने का मामला सामने आया है। अस्पताल के कंपाउंडर ने इलाज के नाम पर 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। अस्पताल के कंपाउंडर ने इलाज के बदले 7,000 रुपए की मांग की थी, जबकि सरकारी अस्पताल होने के नाते यहां इलाज मुफ्त में होता है। मामला तब सामने आया जब अस्पताल के डॉक्टरों से परेशान होकर पीड़ित ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई और आपबीती मीडिया को बताई। दरअसल भवानी मंडी से सटे मध्य प्रदेश के भानुपुरा से सत्यनारायण नाम का एक आदमी अपनी पत्नी का इलाज करवाने अस्पताल आया था, जहां कंपाउंडर ने मरीज से 7,000 रुपए लेकर अस्पताल में भर्ती कर लिया, लेकिन उसका ऑपरेशन भी नहीं किया। वहीं पीड़ित के शिकायत के बाद जब पुलिस ने कंपाउंडर को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो कंपाउंडर ने चिकित्सा प्रभारी हेमंत शर्मा का नाम लिया। हालांकि चिकित्सा प्रभारी ने इस बात से इनकार कर दिया है, लेकिन जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो कैमरे के सामने आने से कतराते रहे। फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंकों को लगाया चूना। श्री गंगानगर में जमीन की नकली जमाबंदी की एवज में बैंकों से करोड़ों रुपए लोन उठाने का मामला सामने आया है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने गांव सांवत्सर निवासी युवक रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। रंजीत सिंह ने शुरुआती पूछताछ में ही 3 बैंकों से करीब 1 करोड़ रुपए का लोन उठाने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधिकारियों की माने तो यह मामला इससे कहीं बड़ा है और रंजीत सिंह के अलावा इस गिरोह में कई अन्य युवक भी शामिल हैं। इस गिरोह में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और एक इंजीनियर के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस हर नजरिए से इस मामले की जांच कर रही है। इसमें एक एंगल यह भी है कि कुछ बैंक अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल बैंक अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी को चंद हजार रुपए का लोन देने के लिए चक्कर कटवाने वाले बैंक अधिकारियों ने इस गिरोह को लोन देने में इतनी दरियादिली क्यों दिखाई। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेसियों ने निकाली रैली, जलाया 17 फुट ऊंचा पुतला महापौर का। 3 माह पूर्व 18 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों का निर्माण किया गया था, लेकिन जल्द ही सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। कांग्रेसियों का आरोप है सड़क निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है। मामले की जांच की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सामने महापौर का 17 फुट ऊंचा पुतला जलाया, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। खराब सड़कों के मुद्दे पर कांग्रेसियों ने जहां प्रदर्शन किए, वहीं महापौर और उनके परिषद की मुश्किलें बढ़ गई। विद्युत विभाग ने काटे बिजली के कनेक्शन, एक हफ्ते से अंधेरे में डूबा गांव। कोटा में एक अनंतपुरा बस्ती पिछले 1 सप्ताह से अंधेरे में डूबी है। इस बस्ती के बाशिंदों ने आजादी का जश्न भी अंधेरे में मनाया। दरअसल कुछ दिनों पहले बिजली विभाग ने बस्ती में लगे बिजली कनेक्शन को अवैध बताते हुए काट दिया था, जिसके बाद ये गाँव अंधेरे में डूब गया है। अब जहाँ एक तरफ यहाँ के लोग वैध बिजली के कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ सियासत करने में जुट गई है। कोटा से 3 बीजेपी विधायक इलाके में पहुँचे और सांकेतिक धरना दिया, जो 400 लोगों को बिजली का कनेक्शन दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन कोटा में बसे इस अनंतपुरा बस्ती को अवैध मान रहा है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वो पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में उन्हें बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। सरकारी अस्पतालों पर एमआरओ के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के सरकार के इस फैसले के विरोध में एमआर हुए लामबंद। सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदेश के साथ ही रीवा में पदस्थ राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों में कार्यरत एमआर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे और शहर में रैली निकालकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश निषेध का आदेश जारी कर दिया है। एमआरओ की मांग है कि मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के श्रम विभाग द्वारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट का पालन राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों पर प्रवेश पर लगाई गई रोक बहाल की जाए। एमआरओ की माने तो एक्ट 1954 के तहत ये सभी दवाइयों का विज्ञापन कर सकते हैं और इसके लिए सभी गैर सरकारी और सरकारी अस्पतालों में इनका प्रवेश अनिवार्य है। ऐसे में इन पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल हटाया जाना चाहिए।
नैरो गेज ट्रेन पटरी से उतरी, रेलवे के अधिकारियों में मचा हड़कंप। गुरुवार की सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा ग्वालियर में होते होते बच गया। ग्वालियर से श्योपुर जाने वाली ट्रेन शहर की रामदास घाटी पर पटरी से उतर गई, जिसके चलते यात्रियों को लगभग 2 घंटे तक परेशान होना पड़ा। जैसे ही ट्रेन ग्वालियर शहर के रेलवे स्टेशन पर बस कुछ ही दूरी पर निकली थी, उसका पहिया ट्रेन की पटरी से उतर गया। नैरो गेज ट्रेन की पटरी से उतरने की खबर लगते ही रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रेन को पटरी पर लाने की कोशिश में लग गई। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि किसी शरारती तत्व ने पटरी पर पत्थर रख दिया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई है। यह कोई पहली बार नहीं है जब नैरो गेज ट्रेन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पहले भी ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, कभी घाटी पर चढ़ने से हाँफ गई है तो कभी पानी में फंस गई है, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस मामले में जरा भी संजीदा नहीं हैं। कोरबा पुलिस का दामन एक बार फिर हुआ दागदार। बलात्कार के मामले में कोरबा के एक आरक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस लाइन में पदस्थ एक वरिष्ठ आरक्षक की पुत्री को धोखे में रखकर छत पर बुलाया और हवस का शिकार बनाया। पुलिस विभाग की रक्षित केंद्र कॉलोनी में रहने वाले आरक्षक धीरज पटेल ने कॉलोनी में ही रहने वाले अपने एक वरिष्ठ आदिवासी आरक्षक की बेटी पर पहले प्रेम का जाल फेंका। बात नहीं बनी तो मोबाइल से संपर्क कर उसने रात को घर के छत पर धोखे से बुला लिया और उसके साथ अनाचार किया। शादी के आश्वासन पर युवती ने अपना मुंह बंद रखा, पर बाद में आरक्षक अपने वादे से मुकर गया। तब पीड़ित युवती ने मजबूर होकर इस घटना की रिपोर्ट अनुसूचित जाति जनजाति थाने में दर्ज करवाई। पुलिस इस मामले को पहले रफा दफा करने में लगी थी, लेकिन शादी नहीं करने की स्थिति में युवती आरक्षक धीरज पटेल को सजा दिलाने के अपने निर्णय पर अडिग रही। पुलिस के अफसरों ने आखिरकार मामला दर्ज कर आरक्षक धीरज पटेल को गिरफ्तार कर लिया। कोरबा में यह पहला मामला नहीं है जब खाकी वर्दी में दाग लगा हो। इससे पहले बांगो थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक रहसलाल डहरिया ने कोनकोना निवासी एक आदिवासी युवती के साथ अनाचार किया। हालांकि इस मामले को पुलिस जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। केंद्र सरकार निःशक्त जनों के साथ कर रहा है मजाक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने फरवरी 2012 में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र प्रेषित कर निर्देश दिया था कि हैंडीकैप शब्द पर बैन लगाया जाए, साथ ही इस निर्देश का कड़ाई से पालन भी किया जाए। दरअसल श्रवण बाधित, अस्थि बाधित या दृष्टि बाधित जैसे शब्द पूर्व से ही प्रचलन में हैं, पर विकलांग शब्द निःशक्त जनों को काफ़ी बुरा लगता था, जिससे वे हीन भावना भी महसूस किया करते थे, जिस वजह से सरकार के इस फैसले का सभी वर्ग में सभी लोगों ने काफ़ी स्वागत भी किया। पर सरकार के इस फैसले का कहीं भी पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के अधिकांश विभाग नियुक्ति संबंधी विज्ञापनों में आज भी इस प्रतिबंधित शब्द का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने भी अपने द्वारा प्रकाशित किए गए फॉर्म में इस शब्द का उल्लेख बड़ी प्रमुखता से किया है। पर हद तक देखने को मिल रहा है जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए एक विज्ञापन में निःशक्त जनों के लिए विकलांग शब्द का आज भी उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार ऐसे निर्देश और नियम बनाता क्यों है जिसका पालन वो स्वयं नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट ने किया एनटीपीसी का दौरा। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोरबा के मजिस्ट्रेट पी पॉल ने निर्माणाधीन घोड़ापार राखड़ डैम की विवादित जमीन का दौरा किया। दरअसल कुमारबन गोस्वामी नाम के किसान ने एनटीपीसी पर पुनर्वास नीति का उल्लंघन करते हुए किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे जारी करते हुए कुमारबन गोस्वामी की जमीन पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद कुमारबन गोस्वामी ने एनटीपीसी प्रबंधन पर कोर्ट की अवमानना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखने और उसके मकान के एक हिस्से को तोड़ने का आरोप लगाया था। इसी मामले की जांच करने पी पॉल मौके पर पहुंची। जांच के बाद मजिस्ट्रेट पी पॉल ने कुमारबन गोस्वामी के आरोपों को गलत बताया। मजिस्ट्रेट का कहना है कि मकान का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है वो कुमारबन गोस्वामी का नहीं बल्कि ब्रह्म गोस्वामी का है, जिसने मकान का मुआवजा लेने के बाद भी अपने मकान को खुद तोड़वा दिया। पहले साधारण फिर शताब्दी और अब डबल ट्रैकर ट्रेन की सवारी। दिल्ली के सराय रोहिला और जयपुर के बीच डबल ट्रैकर ट्रेन की शुरुआत 24 अगस्त से की जाने का फैसला लिया गया है। इस तरह से ये देश की दूसरी डबल ट्रैकर ट्रेन होगी। इस पूरी तरह से एसी ट्रेन के जरिए पैसेंजर 4.5 घंटे में ही जयपुर और दिल्ली के बीच का सफर तय कर सकेंगे। खबरों के मुताबिक 24 अगस्त से इस ट्रेन की सर्विस शुरू करने के बारे में रेलवे बोर्ड ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि पहले ये ट्रेन 16 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के निधन के कारण ट्रेन का उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। वैसे इस ट्रेन को शुरू करने के लिए
पिछले साल रेल बजट में घोषणा की गई थी, लेकिन कोच बनने और फिर उसके ट्रायल की वजह से इस ट्रेन को शुरू करने का कार्यक्रम लगातार टलता चला गया। रेलवे का कहना है कि इस ट्रेन के हर कोच में 120 पैसेंजर सफर तय कर सकेंगे, जबकि सामान्यतः ट्रेन के हर कोच में 75 से 76 पैसेंजर ही सफर तय कर सकते थे। रेलवे का कहना है कि इस ट्रेन के कोच की ऊंचाई सामान्य ट्रेन के कोच से महज 4.5 इंच ही ज्यादा है। ट्रेन में एसी चेयर कार होगी। फिलहाल ये ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिला से शाम 5:35 पर चलेगी और रात 10:05 पर जयपुर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन जयपुर से सुबह 6 बजे रवाना होगी और 10:30 पर दिल्ली के सराय रोहिला में पहुंचेगी। दिल्ली से जयपुर तक की शुरू की गई इस ट्रेन का किराया 347 रुपये रखा गया है। तो ये थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बड़े शहरों की 24 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त आपके प्रदेश की 24 खबरों के साथ।